For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. तैयार हैं आप? कीजिए कार्रवाई शुरू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ना शुरू किया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि ये एक ऐसा रूल है जिसमें हम जो है वो सारे के सारे स्टैट्यूट यानी एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इनको क्या करते हैं? इंटरप्रेट करना क्या करते हैं? सीखते हैं। अब ये जो है वो एक डिस्क्लेमर के साथ इस क्लास की शुरुआत की जाए। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन में हैं या जो यूट्यूब पे जो है वो लेक्चर मेरा ये देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे ये क्लास सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इससे पहले के पूरे 5 या 6 कितने लेक्चर हो गए हैं हमारे? 5 हो चुके हैं। तो 5 लेक्चर्स कर चुके हैं, उसके बाद ही आज की क्लास को देखेंगे। या जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हैं उनको पहले उन 5 के 5 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लेक्चर देख लेने हैं तो ही इसे देखेंगे। डिस्क्लेमर है, गलती से भी आज के लेक्चर से शुरुआत नहीं करेंगे। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने पूरा पिछले का पढ़ लिया है, और पढ़ ही नहीं लिया बल्कि थोड़ा सा क्या कर लिया है, चीजों को रिवाइज कर लिया है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहा था कि इस पे हम लोग वर्क करेंगे। अब देखिए, हमने सारे के सारे एस्पेक्ट पढ़ लिए थे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की क्यों रिक्वायरमेंट है। एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि नई चीज पे आएंगे। तो क्यों रिक्वायरमेंट है ये बताइए। क्योंकि लॉ बनाने वाले बॉडी का नाम क्या है? जो उसे इंटरप्रेट करेंगे, जो उसको लेकर के जो है वो फैसला सुनाएंगे, उसका नाम जुडिशरी, जो कोर्ट में जज करते हैं। इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट को लेकर के जो लेजिस्लेचर ने जिस इंटेंशन से बनाया उसी इंटेंशन को ध्यान में रख करके कोर्ट को उस पर फैसला सुनाना है। अगर कोई भी मीनिंग में कोई दिक्कत है तो कहा गया कि अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्लेन मीनिंग है, एकदम साफ मीनिंग है, उस वर्ड के एक से ज्यादा मतलब होते ही नहीं है, तो वैसे केस में क्या करना है? कहा उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन कीजिए और उसे जो है वो आप प्लेन मीनिंग के अकॉर्डिंग समझिए। तो हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे इसीलिए आए क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज को समझने का तरीका क्या है? अलग अलग है। कहीं भी अलग अलग लोग अलग अलग चीज तरीके से एक ही बात को ना समझे, इसलिए एक रूल बनाया गया कि देखो अगर ऐसा हो तो सब ऐसे ही इसको इंटरप्रेट करना, अगर ऐसा हो तो सब इसी तरीके से क्या करना? इंटरप्रेट करना। तो यहां पे हमारे जितने भी तरह के स्टैट्यूट हैं, जितने भी तरह के स्टैट्यूट है उसको हमने 8 मेजर पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और फिर हमने इसके लिए पढ़ना शुरू किया प्राइमरी रूल और कौन सा रूल? अदर रूल पढ़ना शुरू किया। प्राइमरी रूल हो या अदर रूल हो, सारे रूल ही हैं और वो कहते हैं कि कब किस सिचुएशन में कौन सा लगेगा। आपने देखा है कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जिसमें आपको एक से ज्यादा रूल क्या करने पड़े? लगाने पड़ सकते हैं। यानी कि एक ही सिचुएशन में आपको रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी लेना पड़ रहा है और क्या लेना पड़ रहा है? आपको मिसचीफ रूल भी थोड़ा लगाना पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पर्पस बस इतना ही है कि हम उसको क्या कर पाए? इंटरप्रेट कर पाए। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां ध्यान रखना है कि किस केस में कौन सा क्या करना है? लगाना है। तो हमने यही देखा था कि अगर प्लेन मीनिंग हो, एकदम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई एम्बिग्यूटी ना हो, एक से ज्यादा वर्ड के मतलब नहीं हो, तो क्या लगाएंगे? लिटरल इंटरप्रिटेशन से हम चलेंगे। अगर कहीं लगता है कि उसका जो है वो प्लेन मीनिंग से काम नहीं चल रहा है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हम उसका प्लेन मीनिंग नहीं लेके कौन सा मीनिंग लेंगे? सेंसेबल मीनिंग लेंगे। हम आ जाएंगे रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन या लॉजिकल या गोल्डन रूल, या इसी का एक पार्ट है अस रेट मैगिस वेलिएट कॉम पेरिएट, जिसमें कहा गया कि अगर कहीं भी कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करना है तो इरादा नेक होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल करके बोल दिया कि ये तो वर्ड है, ये नहीं। हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? जहां तक हो सके उसको क्या करना? दायरे में रखना। अल्टीमेटली जब नहीं होगा तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है? वर्ड है और इस पे कोई भी रूल ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बेसिकली आपका क्या कहता है? रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि अगर किसी भी स्टैट्यूट के कोई भी जो है वो 2 प्रोविजन या 3 प्रोविजन आपस में जो है वो क्लैश कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट दे रहे हो, सिमेट्री में ना हो, तो कहा गया कि यू हैव टू गिव द वेटेज ऑफ ऑल दोज प्रोविजन कम्स विद इन वन स्टैट्यूट। उन सबको वेटेज दीजिए, उन सबको लेकर के आप क्या कीजिए? इंटरप्रेट कीजिए।
लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टैट्यूट में कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक्ट कुछ और कह रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, से भी कुछ और कह रहा है, कहा गया कि फिर भी दोनों को टोटलिटी में लेकर के चलना पड़ेगा और हार्मोनियस तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ताकि दोनों को वेटेज मिले। क्लियर है? इसके बाद हमने कहा था मिसचीफ, हेड एंड रूल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। सारे नाम जरूर याद रखेंगे ताकि जो है वो पूछते वक्त कहीं हो सकता है ऑप्शन में उलझा ना दे आपको। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर हम मिसचीफ रूल, हेड एंड रूल या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा चीज हो गया कि अगर आपको किसी भी चीज को इंटरप्रेट करते वक्त लग रहा है कि अगर इसके हम जो है मिसचीफ को लेकर के चलेंगे तो एक्ट का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, तो कहा गया कि दो चीज आ रहे हैं ना, एक जो है वो डिफीट की तरफ ले जा रहा है और एक रिमेडी की तरफ ले जा रहा है। तो जो चीज डिफीट की तरफ ले जा रहा है उसको क्या करें, और जो रिमेडी दे रहा है उसको करेंगे। जो हमने कहा था कि अबॉर्शन बाय द डॉक्टर इज लीगल, तो अब अगर नर्स ने जो है वो इंजेक्शन दिया है तो ये डिफीट हुआ, ये जो है वो डिफेक्ट हुआ कि अब हम डॉक्टर की सुपरविजन में है। डॉक्टर खराब अपने हाथों से थोड़ा ना खिलाएगा, खिलाने के लिए किसी दूसरे पर्सन को भेजा जो खाना खिलाएगा और बाकी चीज देगा। वहां पे जो है आपके क्लोजिंग और बाकी चीज के लिए कोई और पर्सन है, हर काम तो डॉक्टर खुद से नहीं करेगा। तो कहा गया कि ये डिफेक्ट हुआ, अगर हम इस तरह से इंटरप्रेट करते तो डिफेक्ट को छोड़ो, मिसचीफ को छोड़ो और किस चीज की तरफ बढ़ना है, रेमेडी की तरफ, जिस पर्पस के लिए बना उसे हम कैच करते हैं। रूल ऑफ इज्यूसडम जेनरिस, ये क्या कहता है, सेम काइंड और इसमें जो है वो कहा गया कि क्या कोई इन्यूमरेशन होगा, हाँ या ना, इन्यूमरेशन होगा। काउंटिंग में दिया हुआ है और वो दिया हुआ है ब्रेड, बटर एंड अदर थिंग्स। तो इसका मतलब है कि खाने वाला चीज ही कह रहा है कि कैमरा, माउस, ये सब कह रहा है। ऐसे ही जो है इसमें हमने देखा था कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके से आपका इन्यूमरेशन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर इन्यूमरेशन है तो जो काउंटिंग में अभी तक आ रहे हैं उन्हीं को लेकर के क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। यानी कि जो आपका जनरल वर्ड अब इसके बाद आने वाला है वो हमेशा इससे पहले के जितने भी स्पेशल वर्ड थे जो काउंटिंग में दी, इसीलिए उसको स्पेशल बोला, काउंटिंग में थे, उन्हीं के बेसिस पे होना चाहिए। अगर हमने कार, ट्रक, मोटरसाइकिल बोला एंड ऑल अदर मोटर जो है वो क्या बोला, मोटर ड्रिवन व्हीकल्स बोला, तो इसका मतलब हमने स्कूटी नहीं बोला, तो स्कूटी कवर है या नहीं है। लेकिन अगर हमने बोला कि एरोप्लेन तो कवर होगा, नहीं होगा, वो भी चलता है आपको, उसमें भी इंजन लगे होते हैं, क्या उसमें शिप होगा, नहीं होगा, पानी वाला जहाज नहीं होगा शामिल। फिर हमने देखा था एक्सप्रेसियो यूनिट्स, एस एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। अगर कोई भी चीज जो है वो साफ तौर पे एक्सक्लूड किया हुआ है या कोई चीज जो है साफ तौर पे इंक्लूड किया हुआ है तो इसका मतलब बाकी चीजों को क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, अगर कहा गया कि यहां पे क्लास सिर्फ और सिर्फ इसी जो है वो इंस्टीट्यूट के बच्चे आ सकते हैं, ये अगर बोला गया तो इसका मतलब ये बोल दिया गया कि दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे यहां पे क्लास करने नहीं आएंगे। तो किसी एक को, किसी खास बिरादरी को अगर एक्सप्रेसली इंक्लूड किया है, दिस मीन्स अदर पीपल आर एक्सक्लूडेड। कॉन्टेम्पेरेना एक्सप्रेसियो ऑप्टिमा एस फोर्टिजे इन लेगे, क्या मतलब था इसका, उनको क्या करेंगे, हमेशा ये देखेंगे कि ये जो आपका बना था, उस समय जो बना था उस समय का सिचुएशन क्या था, इंटेंशन क्या था, किस परिस्थिति में बना था। और ये ज्यादातर एंशिएंट का मतलब पुराने जो है वो स्टैट्यूट में होता है। लेबर लॉ ये भी पुराना हो गया 1948 में, उस समय की स्थिति को देख करके। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट काफी पुराना, उस समय मैंने आपको बताया था वुमेन को ज्यादा पार्टिसिपेशन का राइट नहीं मिलता था वर्क में, तो उस समय के अकॉर्डिंग। आज के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करेंगे तो उसका कोई सेंस ही निकल के नहीं आएगा, क्योंकि आज के डेट में ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि उनको जो है वो काम पे नहीं रखा जाता है। नॉस्टियर एकोसिस, इसका मतलब एसोसिएट का। अगर दो वर्ड एक साथ है तो हमेशा एक दूसरे से मीनिंग को डिराइव करेंगे और उसका कोई अलग मतलब नहीं लेंगे, और ये हमेशा तब होगा जब उसके ज्यादा मीनिंग हो। जैसे हमने प्लांट, एक मशीनरी, और प्लांट एंड ट्री हो गया। एक फाइन वर्ड है, कहीं पे फाइन का मतलब पेनल्टी है, कोई फाइन का मतलब वेलनेस हो गया, आई एम वेरी फाइन। तो कहा गया कि ये देखिए कि उसको किस वर्ड के साथ उसको क्या किया जा रहा है, एसोसिएट किया जा रहा है। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन बेसिकली आपका क्या कहता है, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन कहता है कि स्ट्रिक्ट जो लिखा हुआ है वही बिल्कुल करना है। और ये किस तरह के केस में ज्यादा यूज करते हैं, पेनल्टी वगैरह के केस में, जहां पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लिखी हुई हो, वहां पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। पेनल्टी वगैरह लगाना है, 5 रुपया कम 5 रुपया ज्यादा लगा दे, लिखा हुआ है 500 रुपए का फाइन है तो 500 लगाएंगे, 499,
गरीब है 100 रुपया लगा दें, नहीं। अगर लिखा रहेगा अप टू 500 तभी आप सोच सकते हैं कुछ और, लेकिन अगर लिखा हुआ 500 तो 500 ही लगाएंगे कि उससे कम ज्यादा करेंगे। हेलमेट नहीं पहनने पे 1000 रुपए का चालान, काट दे 500 का। कल भी इसका काटा था 500, कल का 500, आज का दूध का हो ही गया 1000 रुपया। ये फ्रिक्वेंटली ऐसा करता है। ये सब चीज सोचना है या सीधे 1000 रुपया का हर बार चालान काटना है? ठीक है, बार बार ये कर रहा है। चालान ज्यादा का काट दें, कहा गया नहीं चालान तो इतने का ही कटेगा। अब दूसरा पेनल्टी है, अगर लिखा हुआ है कि दूसरी बार में इतना, तो दूसरी बार में क्या करेंगे? फिर 1000 का, या इस बार 1500 अगर लिखा है तो 1500 काटेंगे। लिखा हुआ है कि अगर दूसरी बार इसका चालान कट रहा है तो 1500 का, क्या बोलेंगे? इस बार भी 1000 का कर देते, अगली बार सुधर जाएगा। कहा नहीं, यही हुआ स्ट्रिक्ट का मतलब, कहीं कुछ नहीं सोचना, डोंट गेट इमोशनल। लेकिन कह रहे हैं लिबरल, थोड़ा सा क्या होना है। अब कहा गया ये हमेशा होते हैं किस लॉज में? लेबर लॉज वगैरह में, या कोई भी वेलफेयर लॉज जो बना है उस जगह पे हम ऐसा ही लेते। देखिए ना, आज ही हमने जब फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था, कितने बार नहीं सोचते थे कि कैंटीन का देंगे नहीं देंगे, तो कैसे बोलते थे उनके ऊपर हार्डशिप भी होगा, तो भी तो सोचिए कि इनको ये नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये हमें इंटरप्रेट करने में मदद किया या नहीं किया? तो देखिए ना, यही लिबरल कंस्ट्रक्शन तो था जिसके मदद से यहाँ पे सही में बोले तो आपने लिबरल ही लिया, बाकी सारी बात तो लिखी हुई थी कि भाई ये है तो ये है, इतने लोगों पे ये देना पड़ेगा, इतने पे देने की जरूरत है। अब अगर दे दिया तो हमने कहा लिबरल इनके अकॉर्डिंग सोचते हैं, दे दिया तो वहां भी जो लेबर काम कर रहे हैं उनको भी फैक्ट्री एक्ट के दायरे में रखा जाए। सब ये सब देख लिया था। फिर हम लोगों ने प्रिजम्पशन देखा था, और प्रिजम्पशन के केस में हमने देखा था कि प्रिजम्पशन लेने की जरूरत कोर्ट को कब पड़ेगी? जब बातें बिल्कुल क्लियर है या जब कोई एम्बिग्यूटी है। कहा कि चीजें क्लियर हो, लॉ में साफ साफ लिखा है किसने ऐसा किया है फांसी पे टांग दो, ऐसा किया है 3 साल का जेल दो, ऐसा किया है 1000 रुपए का फाइन दो, दोबारा करे तो हर दिन का 500 रुपए का फाइन दो, और ये जो है वो 10 दिन तक चलेगा, उसके बाद करेगा तो 6 महीने की जेल होगी। बुद्धि लगाइएगा कि एक बार और सुधरने का मौका देते हैं या उसको फॉलो कीजिएगा। क्या कोई प्रिजम्पशन लेंगे कि ये बंदा नेक है, पहली बार इससे ये हो गया है, आगे से ठीक रहेगा, लीजिएगा ये सब प्रिजम्पशन? कहा गया बिल्कुल ही नहीं, आप ऑथराइज नहीं है प्रिजम्पशन के लिए। सब जब सिर्फ और सिर्फ कोई एम्बिग्यूटी आए, कोई डाउट आए तो प्रिजम्पशन लेंगे, लेकिन प्रिजम्पशन लेने का भी क्या होगा? एक तरीका होगा। और उन्होंने बता दिया कि प्रिजम्पशन किस समय क्या लिया जाए। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं कुछ नहीं बोल करके क्लास से चला जाता हूं, तो इसका मतलब जो है आपको प्रिजम्पशन लेना पड़ेगा कि कल मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। लेकिन आप 95% प्रिजम्पशन क्या लेंगे? कि जब तक सर ने कोई सूचना नहीं दी तब तक इसका मतलब है कि सर के आने के 100% क्या है? चांसेस है। अगर मैं ऐसे ही खड़े होकर बोल दिया कि मैं कल तो आऊंगा ही आऊंगा, अब वो जो 95 में 5% बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया या नहीं हो गया? तो देखिए प्रिजम्पशन यही हुआ कि अगर आपको लेना पड़ा प्रिजम्पशन तो आप ये नहीं लेंगे कि नहीं सर नहीं आएंगे। हाँ, अब प्रिजम्पशन भी बदल जाता है आपका 50-50 में, कि अगर आप देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे कभी मैं आ रहा हूं कभी नहीं आ रहा हूं, अभी तक कोई क्लास ऐसी हुई कि मैं आया नहीं आया या क्लास लेट आया, कहा गया कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ये मान के चलें कि आज भी क्लास होगी ही होगी। तो देखिए प्रिजम्पशन के लिए हमारे पास कुछ सपोर्ट होना चाहिए, वही सपोर्ट कोर्ट को दिया गया कि देखो भाई अगर कहीं पे इस तरह से मानना रहे कि ये इनोसेंट है या नहीं, बोला गया कि नो 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 नो, किसी को इनोसेंट आप कंसीडर तो क्या दोषी कर दें? कहा नहीं नहीं, इनोसेंट बोलने का मेरा मतलब यह है कि ये आप प्रिज्यूम ना कीजिए कि इसको लॉ ऑफ लैंड नहीं था पता, लॉ ऑफ लैंड नहीं था पता, मतलब उसे ये पता ही नहीं था कि ये क्या है, ऑफेंस है। बोला गया ये प्रिजम्पशन लेने का आपको अधिकार, प्रिजम्पशन उसको लेना पड़ रहा है यहां पे। इसलिए वो क्या बोला कि प्रिजम्पशन ये ना ले कि इनको ये पता नहीं है कि चाकू मारना क्या है, एक ऑफेंस है। किसी को गोली से जो है वो सर पे जो है वो पॉइंट ब्लैक रेंज से मार देना क्या है, ऑफेंस है। ये तो इसे पता ही नहीं था, ये तो देख रहा था कि ये कितने जो है वो भीतर तक जाता है, फिर स्केल से नापूंगा कितना भीतर गया है, मैं तो रिसर्च कर रहा हूं। कहा गया कि नहीं, ये प्रिजम्पशन नहीं लेंगे। अगर कहीं पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है तो कहा गया कि हमेशा वहां पे गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। बिना गिल्टी माइंड के आप उसको दोषी करार नहीं देंगे, वहां पे अलग रहेगा। तो यहां पे देखिए ये सब क्या आ रहा है हमारा प्रिजम्पशन, और प्रिजम्पशन की जरूरत कब पड़ी, जब चीजें जो है वो हमारा क्लियर ना हो। और प्रिजम्पशन भी उसी तरह से लेंगे जैसा कोर्ट को क्या किया गया है, कहा गया है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जब हम किसी एक्ट या स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने जाते हैं तो कहां कहां से मदद मिलती है। कहा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो अपनी जगह है, लेकिन एक्ट के भीतर जो जो मदद मिले वो क्या हुआ, और जो एक्ट से बाहर है वो एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हमने देखा था कि एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि लॉ बनाते समय लेजिस्लेचर के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, बहस हुआ था कि ये क्लॉज होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, पहले जो है वो लोकसभा राज्यसभा में इस पे चर्चा हुई या सीधे बना दिया गया,
पहले चर्चा हुई। तो ये जब चर्चा हुई तो चर्चा में बहुत सारे पॉइंट रखे गए, उन चीजों से आपको इंटरप्रेट करने में मदद मिलेगी या नहीं। कृषि कानून हटा या बदला या रखा गया, कहा गया जो चर्चा हुई उससे जो है वो चीज निकल करके आएगा या नहीं निकल करके आएगा। कहा ठीक ऐसे ही उस समय के हालात क्या थे ये भी देखिए कि क्यों जरूरत पड़ी इस लॉ को बनाने की। वो सब एक्सटर्नल बात हुई या नहीं हुई। कमिटी कोई बैठा था कोई इंसिडेंट होने के बाद से, और उस कमिटी का जो है वो फैसला ये था, तो कमिटी के रिपोर्ट को देख करके आपको क्या होगा, मदद मिलेगा या नहीं। ये सारा कुछ उस लॉ में लिखा है या लॉ के बाहर है। लॉ में सिर्फ वही चीज है जो सेक्शन में लिखा है, उस एक्ट में, उस बेयर एक्ट में जो लिखा है। जैसे जो उसका टाइटल है कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इसका मतलब ये फैक्ट्री पे है, उसका ग्रेट टाइटल जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग टाइटल कि दिस एक्ट इज टू फैसिलिटेट एंड टेक द वर्किंग कंडीशन, टेक केयर ऑफ द वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर। ये हो गया उसका लॉन्ग टाइटलमेंट। प्रियम्बल जो है वो बतलाएगा कि और क्या क्या डिटेल में है जिसमें ये क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। उसमें जो डेफिनेशन है, फैक्ट्री का डेफिनेशन आपने देखा, मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन देखा, सब उसी एक्ट से उठा रहे थे या नहीं। आज ही एक वर्ड बोला था यंग पर्सन, देखेंगे अगले एपिसोड में, देखेंगे ही वहां देखेंगे कि यंग पर्सन का मतलब ऐसे आप यंग बोलते हैं और वहां यंग का क्या मतलब है। जब हमने फैक्ट्री का मतलब देखा था तो आपको लगा था ये मतलब है फैक्ट्री का, 2 ही घंटे सिर्फ लगे थे, और कम से कम नहीं कुछ तो रिवीजन टाइम को मिला दे तो 1 घंटे और हो जाएंगे, जितने बार हमने उसे रिवाइज किया। 3 घंटे तक जब रगड़ा तो जाकर के लगा कि हाँ अब फैक्ट्री के बारे में सब जाना, और वो कहां दिया हुआ था, उसी एक्ट में दिया हुआ था, और उसी तरह समझना था, इसीलिए हमें समय लगा। वरना फैक्ट्री कौन नहीं जानता, किसी बच्चे फैक्ट्री जानते हो, हाँ फोटो बना के दिखाऊं, मेरी बिटिया भी बता देगी, लेकिन ये चीज नहीं बता पाएगी जो अब आपको पता है। तो यही कहा गया डेफिनेशन से हमें पता चलता है, एक्सप्लेनेशन जो दिए हुए रहते हैं, प्रोविजन जो दिया हुआ रहता है, शॉर्ट आपका जो है वो जो आपका मार्जिनल नोट्स दिया रहता है, ये सब भीतर का पार्ट है या बाहर का, सब इंटरनल। जो मैंने आपको बेयर एक्ट निकाल के भी दिखाया था, तो वो सारा का सारा क्या हो गया हमारा, इंटरनल। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। फिर बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो पहले के सारे क्लास क्या कर चुके हैं, एकदम अच्छे से पढ़ देख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं अपने केबीसी राउंड पे, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति कंपनी सेक्रेटरी। तो देखते हैं कौन बनेगा। अब आप जो है वो नोट्स को निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन सब नहीं बोलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सबका रीड किया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन पे हूं। अकॉर्डिंग टू डैश, ordinarily the court must find out the intention of the legislature from the word used in the statute by giving them their natural meaning. But if this lead to absurdity, repugnance, inconvenience, hardship, injustice, or evasion, the court must modify the meaning to such an extent and no further as would prevent such consequences. अब पहले इसमें जो बोलना चाह रहा हूं वो जरा सुनिएगा। कितने जार्गन्स क्रिएट किए गए वो आपने देखा। जार्गन्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीजों को डालना। क्वेश्चन बनाने के कारण इसको बहुत हैवी कर दिया गया। दिस कुड बी इजियर क्वेश्चन एज वेल, पूछा वही जाता, लेकिन लैंग्वेज से इसको इजी किया जा सकता था। हम एग्जामिनर के इजी वाले स्टाइल को लेकर के चले या टफ वाले को, वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं कि पढ़ने में आपको बड़ा हैवी सा लगे, लेकिन इसको भी पढ़ने का बस थोड़ा सा तरीका होता है कि कौन कौन से पार्ट को वेस्ट पार्ट है जिसको हटाते हुए तेजी से बढ़ना है। क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव में इसलिए परेशान भी नहीं होना है, जो पोर्शन नहीं रहेगा एप्लीकेबल वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आपने इसको पढ़ लिया था, आपने आंसर भी किया है, ठीक है। बताइए आंसर, कॉर्नर ब्लैक। इनका कहना ए है मिसचीफ रूल। जिनका जिनका कहना ए है वो हाथ उठाइए। ए है लोग, ठीक है, ए भी आंसर आया। ए के अलावा किन्हीं का कोई आंसर, ठीक है। तो अब जिनका बी है आंसर वो हाथ उठाइए, क्योंकि ज्यादा अलग अलग में आ रहा है। बी किन्हीं का है आज तो मैं पक्का मरा। सी, सी भी है, वाओ। डी, डी में कितने लोग हैं हाथ उठाइए। ठीक है, तो जो भी है आपने जो टिक किया होगा वो हम देखते हैं। बी और डी, बी डी, ठीक है। तो एक बार बी और डी जिन्होंने किया एक बार हाथ उठाइए, या तो बी या तो डी। बी किया है वो भी हाथ उठाइए एक साथ, और डी जो किया है वो भी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए,
क्या कह रहा है? कोर्ट मस्ट माइंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। इसका मतलब वर्ड का कौन सा मतलब हम देखेंगे? क्या यहां डिफेक्ट वगैरह की बात बोला? जब तक मिसचीफ रूल तब तक ना लगाए जब तक वर्ड जो है वो डिफेक्ट वगैरह ना आए, मिसचीफ वर्ड ना आए, तब तक नहीं लगाना है। तो यहां पे आप देखिए, और नॉस्टियर एकोसिस तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, ठीक, कर दे इसको एलिमिनेट। मिसचीफ रूल तब लगेगा जब कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिसचीफ की बात हो। अब कौन कौन सा बचा? बी और डी। अब यहां पे बी और डी फॉर्चुनेटली क्या है? इसी चीज को रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, गोल्डन रूल, अस में पेरिएट वाला वो भी हो गया, और इसी को एक और क्या बोलते हैं? लॉजिकल। तो ये तीनों में से कुछ भी रहता है। अगर आपने इसका आंसर बी दिया है या अगर आपने आंसर डी दिया है, दोनों ही केस में पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये हम लोग जानबूझ के करते हैं, खुराफात, ताकि एक ही जब लिखा रहेगा एमसीक्यू यू हैव टू आंसर वन, तो सिर्फ क्या करेंगे? एक। अगर लिखा हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन इट कुड बी मोर देन वन, तो आपको क्या करना है? दो। इसीलिए ये दिया ताकि ऐसे अगर दे दे आपको कि करेक्ट आंसर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? बी एंड डी। ओएमआर सीट पे फिल करना रहेगा तो क्या करेंगे? कोई एक, या तो बी या, और दोनों में आपको सेम मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए राइटअप में है आंसर करने के लिए, तो वहां पे हम उसको जो है वो मार्क्स देंगे जो बी एंड क्या लिखेगा? डी दोनों लिखेगा। क्लियर है? और अगर ओएमआर सीट रहा तो बी और डी दोनों में से कुछ भी लिखा तो हम क्या करेंगे? इक्वल, क्योंकि वहां दो तो लिखना ही नहीं है, लिखा हुआ है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज? जैसे ऐसे लिखने वाला अगर रहता आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके अगर लिखते तो आप क्या लिखते? बी एंड डी। क्लियर? हाँ जी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए इसका मतलब वर्ड घुमा घुमा करके बहुत सिंपल सिंपल देगा। मैं खड़ा होकर के बोलूंगा सब आसान लगेगा, इसीलिए मैंने बोला पहले आपको क्या करना है? खुद से पढ़ना है, और तब हम लोग बढ़ेंगे। बढ़े आगे? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसको मार्क कर लिया आपने, आंसर क्या हो गया? बी एंड डी। लगा लिया टिक? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, मैं पूछने वाला हूं आपको, इसलिए पहले भी टाइम दिया। An act that bring together an original act plus all applicable amendments that have been implemented since then is known as, रुकिए रुकिए सब मत एक साथ बोलिएगा, बताइए। जेब्रा क्रॉसिंग ए। जिनका जिनका जवाब ए है हाथ उठाइए। लगभग सारे हाथ उठ गए हैं, तो अब जिनका जवाब ए के अलावा कुछ है वो उठाइए। आपका बी है, इसके अलावा तो कोई और दिख नहीं रहे, बाकी सबका ए ही है, बी एमेंडेड लेजिस्लेशन। अब एक काम करते हैं, वर्ड जरा पकड़िए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए जरा सा, कंसोलिडेटेड में हम क्या पढ़े थे? कंसोलिडेट का मतलब हमने नहीं कहा था सबको क्या करना? कंबाइंड कर देना। हाँ, अगर कहीं कंफ्यूजन आता है, इसी के लिए अब जो सारे कुछ पढ़ाने के बाद ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे थे कि अगर थोड़ा बहुत भी जो है वो कंफ्यूजन है तो वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, It consists several previous statute on same subject matter with or without। सारे के सारे को क्या करेगा? जितने अमेंडमेंट सबको एक साथ क्या कर लिया? कवर कर लिया। अगर आपको ध्यान होगा तो ये वर्ड हम बोले भी थे कि अगर कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आया तो अमेंडमेंट एक्ट हुआ, लेकिन जब हमने कंपनीज एक्ट 2013 बोल दिया और उसमें बाकी सारे को भी शामिल कर दिया तो वो कैसा एक्ट बन गया? और जब हम कह रहे हैं कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018, तो वो क्या हुआ? सिर्फ उस अमेंडमेंट की। आपने पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में आपको पढ़ाया गया होगा, या जब आप वहां पहुंचिएगा तो आपको जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह से 18 से जो है वो हमने स्टार्ट किया कंपनीज एक्ट, और पहुंचते पहुंचते हम पहुंचे 2013 में। 2013 के बाद से इसमें जो है वो अभी तक जो है वो 6 अमेंडमेंट 7 अमेंडमेंट हो चुके हैं। नंबर को मैटर नहीं करेंगे, तो इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं। 20 में भी हुआ, और एक तो लेटेस्ट जो है वो आपका 21 में भी कुछ आया, और 21 वाला भी आपको देखने को मिलेगा, 22 वाला। कहने का मतलब है ये सब क्या होते जा रहे हैं? अमेंडमेंट
तो ये अलग अलग अमेंडमेंट और सबको एक कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड कंपनीज एक्ट। अगर आज के डेट में आप डाउनलोड करेंगे, ध्यान से समझिए ताकि दिक्कत ना हो, अगर आप डाउनलोड करेंगे और किसी जगह आप देखेंगे अपडेटेड अप टू, और अगर वो डेट आज का डाल दिया, इसका मतलब कि 2013 वाला तो है ही प्रोविजन, जो 15, 18, 17, 20, 21, 22 में भी कुछ आया, उसको भी उसने क्या कर लिया, अब ये बन गया कंसोलिडेटेड। और जब ये अलग 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 था तो क्या कहलाया, अमेंडमेंट। क्लियर है? चलिए अब आइए वापस उसी जगह पे। तो इसमें सबके तरफ से आ जाए 2। चलिए थर्ड, ये बताएंगे दुबले पतले, हल्का क्वेश्चन, हल्के लोग, हल्के फुल्के। सी, अब मुझे की बताइए, हेडन केस 1584 में आया था, मिसचीफ को ही बोलते हैं हेडन, ठीक। अब देखिए किसने रिजॉल्व किया, याद है आपको, हम लोगों ने 3 चीज बोला था, फटाफट बताइए कौन कौन थे। और उसी में बोला था कि जो वहां पे बैरन वर्ड है उसी को जज को बोलते हैं क्या, तो एक कोर्ट वर्ड था, एक प्ली था, एक्सचेकर ऑफ प्ली, तो ये सारे नाम बोला था याद रखने के लिए। हो सकता है बैरन ऑफ एक्सचेकर ना दे करके कोर्ट ऑफ भी दे सकता था, पॉसिबल, प्ली भी दे सकता था। तो इसीलिए जब भी मैं बोलूं कि तीनों नाम याद, अब बोलूं नहीं, जहां भी स्लैश दे दिया इसका मतलब वो सारे के सारे क्या करने हैं, वरना सब कुछ आता रहेगा, हर चीज आता रहेगा, बस उसका दूसरा नाम क्या है वो याद नहीं रहने के कारण क्या हुआ। अब जैसे देखिए इसी में इसका कुछ और भी नाम है, गोल्डन रूल और रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की जगह था ना, तो और अगर हो सकता है आपको ये दे ही ना, या लिख दे अटप्रेस में मेगिस पेरिट जो है वो इसका जो है दूसरा नाम क्या है, तो हो सकता है वहां पे क्या लिखेंगे, गोल्डन रूल रहेगा ऑप्शन, तो वो लिखेंगे। चलिए थर्ड भी हो गया, किस पे टिक लगा, सी पे। अब जो है ये बताएंगे, हाँ जी, ब्लू एंड रेड। सी, क्वेश्चन है, इफ यू आर लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ प्रोविजन, द फर्स्ट प्लेस यू वुड लुक इज, आपने क्या बोला, जिनका जिनका जवाब सी है वो हाथ उठाइए। मुझे लगा पूरा हाथ दिख रहा है, ठीक है, फिर भी किसी का भी सी के अलावा कोई आंसर, नो। तो कह रहे कौन सा सेक्शन, डिक्शनरी नहीं देखिएगा, कभी नहीं देखना है हमें, सबसे पहले जो मीनिंग देखना रहेगा कहां देखेंगे, अगर वो डेफिनेशन में नहीं डिफाइन किया गया तो ही उसका कोई और जनरल मीनिंग देखेंगे। जैसे फैक्ट्री का मतलब, आप देखिए फैक्ट्री का मतलब डिक्शनरी में आपको कभी भी वो मतलब नहीं दिखेगा जो क्या किया है, हम लोगों ने पढ़ा है, डिक्शनरी में ही ना ढूंढते हैं डिक्शनरी मीनिंग। आप वहां पे डिक्शनरी मीनिंग डालिए और हमने जो फैक्ट्री का मतलब पढ़ा है वो क्या सेम दिखेगा, नो, नहीं दिखेगा। चेक करें एक बार देखिए फैक्ट्री डालने से आता क्या, मैंने भी कभी डाला नहीं, चेक नहीं किया, क्योंकि लगा ही नहीं कि ऐसा कोई जरूरत भी पड़ सकता है। नहीं, मीनिंग इन इंग्लिश डालेंगे, क्या इन इंग्लिश, मेड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय, यही जो हम जानते भी थे, लेकिन नहीं हल्का तो मिलेगा नहीं तो फिर कैसे ये चीज होगी, लेकिन कहां है वो चीज, हम इनके अकॉर्डिंग तो हर जगह फैक्ट्री हो गया, अब यहां पे जो है वो 5 लोग काम करेंगे तो फैक्ट्री कहलाएगा या नहीं, नहीं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में बना रहे हैं, मशीन का इस्तेमाल करके बना रहे तो फैक्ट्री, हमारे अकॉर्डिंग 5 कहलाएगा कभी फैक्ट्री, चाहे पावर चाहे महापावर का इस्तेमाल क्यों ना हो, कभी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। चलिए तो अब यहां पे आइए अपने इसी जगह, तो यहां हमारा क्या हो गया आंसर,
सी हो गया। As per dash, the court will reject the construction which will defeat the plain intention of legislature, even though there may be inexactitude in the language used. Preference should be given to such construction which afford consistency and certainty, facilitating smooth working of legal system. और यहां पे इसका मतलब हुआ एम्बिग्यूटी को बोलते हैं, डिफरेंसेस को बोलते हैं। इन एग्जैक्टिट्यूड देयर आर डिफरेंसेस, डिफरेंट मीनिंग्स आर गिवन ओवर देयर, जिसको डिफरेंस बोलते हैं। अब इसका आंसर येलो, ए। क्या है ए? ठीक है, जिनका जिनका कहना है ए वो हाथ उठाइए। आपके साथ एक लोग आए, ठीक है। ए के अलावा इसका मतलब आंसर है अब, तो मेरी मजबूरी है, सब मुझे लिखना पड़ेगा। बी जिनका जिनका कहना है वो जरा हाथ उठाइए। इसमें मुझे मैक्सिमम दिख रहे हैं, एक अभी भी शायद कहीं और है। नहीं किया, अब करके देखिए, अब तो समझ में आया होगा। तो एक को छोड़ दें तो बाकी 2-3 को छोड़ दें। एक ने अटेम्प्ट नहीं, 2 का अलग जवाब है। किन्हीं का जवाब सी है, डी मामला ए बी में फंसा। बी जो है वो जबरदस्त बहुमत से है। अब बहुमत से जीत जाएंगे। अब जरा आप पढ़ के देखिए कि कोर्ट विल रिजेक्ट द कंस्ट्रक्शन का मतलब इंटरप्रिटेशन विच विल डिफेट द प्लेन इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इवन दो देयर में बी। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस, एम्बिग्यूटी in the language used, preferences should be given to such construction which afford। दो मतलब है, तो किसको अफोर्ड करे, किसकी तरफ जाए? एंड सर्टेनिटी, स्मूथ वर्किंग ऑफ। याद कीजिए, नहीं बोला था कि मम्मा बार बार जो है वो कुछ कह रही है, एक तरीका अवॉइड करने का, एक उनकी बात क्या करने का। तो यही तो कह रहा है कि उसको जो है वो तहजीब दीजिए, उसको जो है वो इज्जत दीजिए। कोशिश कीजिए कि लॉ में जो चीज लिखा हुआ है उसको हम फुलफिल करें, ना कि इंटेंशन क्या हो हमारा कि नहीं वॉइड, मतलब ये बात ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो ये हम मान लेंगे कि ये वॉइड है, लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यही तो था हमारा अट रेस मैगिस वेलिएट कॉम पेरिट। आज भी हमने पढ़ा कि अवॉइड मत कीजिए, वॉइड मत कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, उसको मीनिंग दीजिए ताकि वो वहां पहुंचे। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या है? बी है। चलिए अब नेक्स्ट पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल एक्सट्रिंसिक मटीरियल्स टू यूज इन इंटरप्रेटिंग लेजिस्लेशन। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रिंसिक मटीरियल क्या हुआ मतलब? एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल। सिर्फ आपका सिनोनिम्स में चेंज किया है। चलिए बताइए, कनाडा। डी। जिनका जिनका कहना डी है एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, कोई नहीं ऐसा है जो कुछ और, फिर भी मेरा काम है पूछना। किन्हीं का आंसर डी के अलावा कुछ है? नो। इसका मतलब यहां पे पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट देखा ही है, डिक्शनरी ये भी बाहर का ही है, उस एक्ट में तो नहीं होता है। नोट्स ऑन क्लॉजेस ऑन द बिल पे जो बना है, तो ये सब क्या है आपका बाहर, बियर एक्ट के भीतर तो होता नहीं है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपको मिलता है पूरे 1 लाख रुपए। अगला पड़ाव, तो ऐसे थोड़ा अंतिम में कहीं आप गिर के नीचे भी तो आ सकते हैं, अंतिम में न देंगे चेक। यहां क्विट का प्रोविजन नहीं है, ये इसमें एक ही चीज है, क्विट नहीं है, हेल्पलाइन नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। चलिए, मास्क, डी,
ऑल ऑफ द अबव। जिनका जिनका कहना डी है, चलिए सबका कहना डी है, किन्हीं का कहना डी के अलावा कुछ और? गुड। तो इसका मतलब लॉन्ग टाइटल, देखिए लॉन्ग टाइटल वहां नहीं था लेकिन हमने वर्ड यूज किया था, शॉर्ट टाइटल भी हो सकता है और लॉन्ग टाइटल। एग्जाम्पल भी देखिए समझाया था कि लॉन्ग टाइटल का क्या मतलब, मार्जिनल नोट्स दिखलाया भी था आपको ताकि थोड़ा कंफर्ट जोन आता, और कुछ नहीं बोल देता मार्जिनल नोट तो भी आप समझते, लेकिन वहां देख लिया एक बेयर एक्ट को तो हमें समझ में आ गया। थे ना आप लास्ट क्लास में ऑनलाइन? इसके बाद हमारा है इंटरप्रिटेशन क्लाउज, जो देखा था नीचे हमारा था, जो एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, 8th पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ओल्ड स्टैट्यूट्स शुड बी इंटरप्रेटेड एज दे वुड हैव बीन एट द डेट व्हेन दे वर पास्ड। आप बताइए। बी, जिनका जिनका कहना बी है वो जरा हैंड रेज कर दीजिए। चलिए सब मुझे बी में, किन्हीं का कहना बी के अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या बहुत टफ है ये सब चीज, बस रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो सही बोलिए तो आप थोड़े कंफ्यूजन में रहेंगे, कच्चा पक्का सा लगेगा। लेकिन बस एक राउंड अगर कल आप रिवीजन करके आए हैं, चीजों को सुना हुआ है, ठीक से रखा है, तो आसान रहेगा। आप और पूरा कर ले फिर मैं बताऊंगा। ये फिर भी आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आप रिवीजन किए हैं, और दूसरा हमने क्लास में बहुत बार रिवीजन किया, अगर आपको ध्यान हो, रगड़ रगड़ के एक ही चीज को तो बहुत बार किया। अब अगर यही प्रोसेस से हम चलते रहे अगले जो है वो 11 महीने तक, तो सफर आसान नहीं होगा। लेकिन पेशेंस चाहिए कि लगातार हर चैप्टर हम क्या करते रहे, इतने ही शिद्दत से, और आप इतना ही क्या करते रहे, उसको रिवाइज करते रहे। क्योंकि देखिए कोई गाना तो है नहीं कि दूसरे बार भी चलेगा तो मजा ही आएगा। दीपिका पादुकोण का ये गाना नहीं है कि बेशरम रंग नहीं है कि जितने बार भी चलेगा आप क्या करेंगे, देखें। न्यूज है, न्यूज। और मैं बहुत सारे डिबेट में, सर आपको नहीं पता, जज भी हूं, आपके इंस्टीट्यूट का भी अभी प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी जज हूं, और कुछ जगह पे ऐसे बुलाए, तो मुझे इन चीजों से अवेयर रहना पड़ता है कि क्या चीज है, किस चीज पे मुद्दा, और उसमें भी कभी भी अगर कॉम्युनल या कोई चीज पे कुछ हो रहा हो, तो क्योंकि आप इस जमाने में है जहां आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा, हर चीज देखे सुने, लेकिन अपना जो ये ब्रेन है इसका इस्तेमाल करें, बट आउट स्पोकन कहीं ना हो। कभी भी उस जगह कमेंट करके मत हटे जहां से आप किसी के टारगेट में होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसेबल तरीका। सब कुछ सबका सुन लीजिए, आपको पता चल गया कि यहाँ माइंडसेट कैसा है, आराम से उस डिस्कशन में रहिए, उसके बाद निकल जाइए, एंटी कुछ भी मत बोलिए। ये एक स्मार्ट मूव का तरीका है और हमें ऐसा करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा स्मूथ लाइफ जी सके। हाँ, लेकिन जहां भी आपको अपनी बात रखने का, डिबेट वगैरह में मौका मिले, जिसको कहते हैं सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर वर्ड में यूज करूंगा, जैसे जीडी वगैरह हो गया, क्या आपको लगता है वहां ये चीज नहीं आएगा? आप आज के समय देखिए कोई दोस्त आपके एमबीए वगैरह में जाएंगे, और अगर कल इंटरव्यू रहता तो शायद यही टॉपिक हम लोग फेंक दिए रहते, दो चीजों के कारण। एक कि जो चीज दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा में वो आपके कान तक पहुंचती है, या आप बोलते हैं मैं तो बाबा, मैं तो मोह माया से ऊपर उठ गया हूं। तो उठ गया है तो क्यों मोह माया के लिए ही फिर आ रहा है? पैसे तो मोह माया ही है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं? नहीं। आप ये सिर्फ नहीं डिफेंस ले सकते कि इकोनॉमिक और फाइनेंस चीज ही आप जान रहे। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा पॉलिटिक्स वाला भी न्यूज जरूर जानना चाहिए कि आखिर एक्चुअली हो क्या रहा है, और डेप्थ रखिए जो आपके सब्जेक्ट मैटर है उस पे, और विजन हर चीज पे होना चाहिए कि ये चीज है तो इसमें अच्छा क्या और बुरा क्या। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका आईक्यू लेवल जो है वो अच्छा होगा। चलिए, तो अब इसमें आपने बार बार रिविजन किया, आपको क्रेडिट। आते हैं 9th पे। अकॉर्डिंग dash rule of interpretation, meaning of word should be known from its accompanying or associating word। बताइए, जेब्रा क्रॉसिंग से तो पूछ चुके थे, आप आइए। इनका कहना, इसका तो बी था हमारा आंसर, 9th का सी, नॉस्टियर एकोसिस। किन्हीं जिनका जिनका सी कहना है पहले हाथ उठाइए। किन्हीं का सी के अलावा कुछ नहीं? एकदम क्लियर है हमारा। चलिए, तो ये हमारा हो गया। आते हैं 10th पे। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट अप्लाइड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लैक। उनसे भी पूछ चुके थे, आपकी बारी। सी क्या है? पेनल एंड, जिनका जिनका सी कहना है हाथ उठाइए। इसमें कुछ हाथ नहीं भी उठे, जो हाथ
उठते नहीं वो काट दिए जाते हैं। ये अरे अच्छा डायलॉग बोल दिया मैंने, नहीं गलती से ही सही। तो जो हाथ उठते नहीं, सर है ना, जो सर झुकते नहीं वो काट दिए जाते हैं। यहां उल्टा ही हो गया, जो हाथ उठते नहीं उन्हें। तो भाई कटे हाथ, बताइए किस तरफ जाए? ये जिनका कहना है वो हाथ उठाइए। फिर ये ना लंगर नहीं, ये लंगर नहीं लगा है कि सर ऐसा है ना, मैं पूरी और सब्जी तो लूंगी और साथ में ना मैं हलवा भी झपट्टा मारूंगी, तो ये नहीं है। जो है वो एक बोलिए, या तो इधर रहिए या उधर। ए जिनका कहना है वो बताइए, कोई है? एक। जिनका बी कहना है वो, मेरा काम अब पूछना है क्योंकि सबका जवाब एक नहीं आया है। सी, ठीक है, मैक्सिमम गए सी में है। डी, ठीक है, इसका मतलब ए आया। अब यहां पे मुझे लगता है थोड़ा इसमें कंफ्यूजन क्यों आया? वो आया कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बेसिकली था पेनल प्रोविजन, लेकिन याद कीजिए आपको वर्ड तक ये यूज किया था, अगर याद हो आपको। बोला भी था कि टैक्स एक्ट जो है वो सारा वो जो है वो आपका स्ट्रिक्ट है क्योंकि उसमें जो है लिखा हुआ है, और जो नहीं है उसमें अगर पेनल प्रोविजन है तो वो ऐसे भी क्या आएगा, किस दायरे में आएगा? स्ट्रिक्ट वाले में आएगा। तो इसीलिए यहां पे हमारा आंसर बिल्कुल सही है जब आप क्या लिखते हैं, सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि पेनल स्टैट्यूट भी इसमें आया और कौन सा आया? टैक्स। टैक्स क्यों आया? क्योंकि उसमें सारे प्रोविजंस क्या है, एक तरह से स्ट्रिक्ट पेनल प्रोविजन सारे भरे हुए हैं। इतने दिन में नहीं ये फाइल कीजिएगा तो ये लगेगा, तो वो सारे स्ट्रिक्ट इन नेचर। उसमें हमें कोई एंशिएंट में जाकर के कुछ देखने की जरूरत नहीं, या दया करने की जरूरत नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, कोई भी इंसान, उसके घर में 500 लोग अगर हैं, ध्यान से सुनिए, खुद आपको आंसर मिल जाएगा। 500 लोग हैं और वो 10 लाख रुपया ईयरली कमाता है, यानी 500 लोग को वो पाल रहा है, उसके बाकी रिलेटिव जितने भी हैं 500 लोगों का वो खर्चा उठा रहा है, सबको खाना पीना खिला रहा है। तो अगर 500 लोगों को खिला रहा, कहीं किसी घर में 3 लोग हैं, दोनों जगह 10 लाख रुपए की सैलरी आई, 10 लाख रुपए टोटल आए। मुझे बताइए रियल में अगर अब उस पर टैक्स भी ले लिया जाए तो जिसके यहाँ 3 है उनके यहाँ तो चल जाएगा काम, जो 500 लोगों को जो है वो खिला पिला रहा है उसके लिए हार्डशिप हुआ या नहीं? टैक्स कर दे एग्जाम, तो उसका स्लैब बदल दें, 2.5 लाख 5 लाख स्लैब बदल देते हैं, उसका कर देंगे 20 लाख के बाद या उसका 50 लाख के बाद, क्योंकि जिस हिसाब से वो इंसानों को पाल रहा है, रख रहा है अपने पास। नहीं कर सकते तो इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट। तो इसीलिए मैंने बोला टैक्स में जो लिखा है सो लिखा है, ये सारे क्या है आपके? स्ट्रिक्ट है, लिबरल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी। अब फिर समय है, आप जो है वो 11 से लेकर के 20 तक। अब मुझे एक चीज बताइए, ईमानदारी से, रुकिए जरा। आप बोलिएगा सर ईमानदारी का उम्मीद तो हमसे ना करे, लेकिन फिर भी 2 बातें हैं। मेरा काम जो है वो आप पे भरोसा करना है, और आप कहिएगा सर वैसे ही हमारा काम भरोसा क्या है? तोड़ना है। तो अच्छा, आपने एक साधु और बिच्छू की प्रवृत्ति सुनी है, कहानी? एक बिच्छू था, साधु ऐसे ही पूजा कर रहा था, तो ऐसे जब हाथ ऊपर उठाया तो देखा कि एक बिच्छू है पानी में डूब रहा है, बिच्छू पानी में नहीं तैर सकता, उसने ऐसे उठा लिया। जैसे उठाया उसने डंक मार दिया तो फिर हाथ से छूट गया, फिर वो डूबने लगा तो फिर उठा लिया, फिर हाथ में उठाया, फिर वो डंक मार दे, फिर छूट जाए। तो बगल में एक आदमी था, वो बोला साधु हूं या बेवकूफ? थोड़ा ज्यादा गुस्सा वाला होगा इसलिए ऐसे बोल दिया होगा, क्योंकि हर आदमी का बोलने का अलग अलग तरीका। मैं रहता तो बोलता कि क्यों आप परेशान हो रहे हैं, जब वो ऐसा कर रहा है तो छोड़ दें। वो निकला आप लोगों की तरह का, बेवकूफ हो क्या कि जब ये बार बार डंक मार रहा है तो आप क्यों इसे उठा लेते हो? तो उसने कहा कि ये एक छोटा सा प्राणी जो इतना छोटा जीव होकर के अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा है, अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूं, मैं अपना जो है वो काइंडनेस कैसे छोड़ दूं? तब तो मैं इससे भी तुच्छ हो गया ना। तो वही चीज है, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप भरोसा। अब आप खुद इवैल्यूएट कर लीजिए, मत बताइए मुझे 10 में कितने सही हुए। ठीक है, तो जिनके सारे हुए वो भी बड़े अच्छे, जिनके कुछ कम हुए उनको पता तो चला कि किस जगह कमी हुई। और अगर किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि गलती हुई लेकिन सर हम कंफ्यूजन में अभी भी हम सहमत नहीं हैं, तो मुझसे जरूर पूछें। इसीलिए मैं डिस्कशन ये कर रहा हूं, ताकि आप इस समय पूछेंगे तो आपको पता चले कि नहीं ये नहीं लगा करके बल्कि क्या करना है, ये करना है। इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव अब क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जितने हम लोगों ने ले लिए हैं। चलिए
अब फिर से इस बार 11 से कहां तक चलना है, 20 तक कीजिए। अकॉर्डिंग टू dash the word, phrase and sentences of a statute are to be understood in their natural, ordinary or popular and grammatical meaning, unless such a construction lead to an absurdity or contents or object of a statute suggest a different meaning। ये किसने बेसिकली कहा? अब आपकी बारी, आपसे शुरू। वहां हाँ जी, सी यानी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जिनका जिनका कहना सी है पहले, क्योंकि उन्होंने सी बोला इसलिए पूछ रहा हूं, वो हाथ उठाएं। ना के बराबर हाथ उठा। अब मैं फिर शुरू से आता हूं, जिनका जिनका कहना ए है वो बताएं। ए एक, बी सी तो हो ही गया था, डी मैक्सिमम डी पे आए। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि प्राइमरी रूल नहीं है, मिसचीफ रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं है, आप नन ऑफ अबव कह रहे हैं। तो इसका मतलब पहले नाम बताइए कौन सा है? क्या? लिटरल एंड ग्रामेटिकल। अब मुझे बताइए इस ऑप्शन में है वो? फिर बोला, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखिए। तभी तो ये क्वेश्चन दिया। मुझे नहीं पता है कि आपको इसका जवाब पता है कि इसका लिटरल और क्या है ग्रामेटिकल। मैं बस आपको ये बता रहा हूं वैरायटी, कि कैसे क्वेश्चन में आता हुआ चीज में आपको उलझा सकता है। इसमें कोई भी एक बच्चा जिसको लगा हो कि ये जो है वो लिटरल इंटरप्रिटेशन के अलावा इसका कोई आंसर है, जल्दी बोलिए। सबको ये लगा ना कि ये क्या है, लिटरल। क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लिटरल एंड grammatical interpretation the word, phrases, sentences of the statute are to be understood in their, नहीं पढ़े थे हम लोग, प्लेन, उसी को तो बोलते हैं नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल। तो यही तो हो गया आपका, जब तक वो किसी तरह की एम्बिग्यूटी को क्रिएट ना करे। हमेशा फर्स्ट वही अप्लाई करते हैं। दिक्कत बस ये आए कि ये ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं दिया रहे और नन ऑफ द अबव रहे और उसके अलावा आपका रहे जो एक ग्रुप में दिया हुआ रहे, तो कभी भी नन ऑफ द अबव में नहीं जाएंगे। क्यों? क्या प्राइमरी रूल में लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं आता है? तो हाउ कैन यू से दैट कि आंसर इज नॉट गिवन। हाँ, अगर साफ उसमें से निकाल करके दे दिया है मिसचीफ, तो आप कह सकते हैं कि ये तो मिसचीफ रूल नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन साफ तौर पे जो है वो अदर रूल में चला जाता है। ठीक है, तो वो तो है ही नहीं। तो जो आपका रूल है वो लिटरल इंटरप्रिटेशन है, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका ग्रुप लिखा हुआ है या नहीं? तो मुझे एक चीज तो बताता हूं, कौन सा ऐसा इंटरप्रिटेशन जिसमें सारे प्राइमरी रूल लग जाते हैं? फिर ये भी तो बताइए मुझे। कभी भी ऐसा होगा इंटरप्रेट करते वक्त तो आपको 5-6 रूल लगाने पड़ेंगे प्राइमरी के, और वो तो आप जानते हैं कुछ और भी प्राइमरी में है। तो क्या आप उन 6 का 6 इस्तेमाल कर लेते हैं? एट ए टाइम तो 1 ही करते हैं। और आप डिफ्रेंशिएट तब ना करते हैं जब आपको प्राइमरी के ही 3 दिए हुए रहे कि ये है, ये है, ये है और ये है। जब ऑप्शन में ही अब नहीं है, लेकिन प्राइमरी के भीतर ही हमारा क्या आता है, लिटरल इंटरप्रिटेशन, तब हमें आंसर में क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपने तो बोल दिया नन ऑफ द अबव, मैं मान लेता इसको, बशर्ते यहां पे प्राइमरी रूल के अलावा अगर यहां पे लिखा रहता अदर रूल और सेकेंडरी रूल ए में रहता, तब आपका जवाब क्या होता? नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर वहां प्राइमरी है तो जवाब नन ऑफ द अबव नहीं होगा। क्लियर है ये बात? मैंने कुछ आपको बताया नहीं, मैंने आपको यह बताया कि ऑप्शन के साथ कैसे टेकल करेंगे। क्लियर है ये? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ए, प्राइमरी रूल। चलिए, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी। डैश कंटेन्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। करते हैं, चलिए आपकी बारी ईशांत। क्या है? डी।
अब उन्होंने डी कहा तो पहले डी से ही चलेंगे। जिनका जिनका कहना डी है वो हाथ उठाइए। सबका है, फिर भी पूछ लें। किन्हीं का जवाब डी के अलावा कुछ नहीं। ये साफ तौर पे हमने पढ़ा है कि कहां लिखा हुआ रहता है, प्रियम्बल में। चलिए डी हो गया हमारा आंसर। आइए 13 क्वेश्चन। ए क्लाउज विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ द मेन प्रोविजन इज नोन एज ए क्लाउज विच इज एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन इज नोन एज। अब इधर से ही फिर बढ़ते हैं। येलो आपसे हुआ नहीं, आपका बारी है। क्या होगा? अंत में लॉक तो करना पड़ेगा। 50-50 नहीं है, फोन ऑफ फ्रेंड नहीं है, डबल डिप भी नहीं है, और क्विट भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब ए और सी में कहीं तो आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब आप पहले, हाँ चलिए, अब उन्होंने पहले ए कहा है, तो ए किन किन लोगों का कहना है? अब आपको लग रहा होगा कि ऑडियंस नहीं साथ जा रही है, फिर भी बी पहले पूछ लेते तब बाकी। बी जिनका जिनका कहना है, सी जिनका कहना है, ज्यादा सी में आए, डी, एक तो डी में भी आए हैं, ज्यादातर आए हैं सी में। जनता सही है। तो ए क्लॉज विच इज एन एक्सेप्शन टू मेन प्रोविजन इज नोन एज प्रोविजो, क्योंकि प्रोविजो वर्ड है। एक्सेप्शंस जो है वो लिखा रहता है, एक्सेप्शन क्लॉज नहीं होता है। क्या होता है? एक्सेप्शंस लिखे रहते हैं। प्रोविजो जो है वो याद कीजिए, प्रोवाइडेड, अगर ये रहा तो ये नहीं होगा, नहीं लिखा रहता है। तो इसीलिए प्रोविजो जो है वो क्या देता है? उस चीज के एक्सेप्शन। लेकिन हर केस में नहीं, कुछ केस में इंक्लूजन भी देता है, लेकिन हमारे पास ऐसा दोनों लिखने का नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोविजो, क्योंकि हमसे पूछ रहा है अगर एक्सेप्शंस का चीज है तो किसको लेके जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, आप कह रहे थे नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज क्या होता है? अच्छा, प्रोवाइडेड दैट जो हम लिखते हैं उनके सपोर्ट में देते हैं, वही प्रोविजो का भी पार्ट है। वाकई में अगर बोले तो आप सही समझे, उसी प्रोविजो को ही बोलते हैं प्रोविजंस। प्रोवाइडेड दैट, उसी में लिखा रहता है कि प्रोवाइडेड, अगर ये हुआ तो हम ये नहीं भी करेंगे, ये भी लिखा। तभी मैंने बोला ये इंक्लूजन भी है और एक्सेप्शन भी है, ध्यान से समझिएगा। लिखा रहता है कि सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, परक्विजिट गिवन टू मैनेजिंग डायरेक्टर शैल बी कंसीडर्ड अंडर रिम्यूनरेशन। अब नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड या प्रोविजो, कुछ भी, कि दिस शैल नॉट बी कंसीडर अंडर, ये वाला परक्विजिट जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा, और उसमें कुछ कंडीशन दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए वो क्या रहता है? नॉर्मली एक्सेप्शंस दिए रहते हैं, लेकिन सपोर्ट भी दिया रहता है कहीं कहीं। तो मैक्सिमम जगह पे वो क्या रहता है? 90% केसेस में एक्सेप्शंस क्लॉज। इसीलिए हम प्रोविजो को किस में रखते हैं? उसके एक्सेप्शंस में। क्लियर है? और एक्सेप्शन क्लॉज करके कहीं नहीं देते, हम साफ एक्सेप्शन लिख देते हैं कि ये इस चीज का क्या हुआ? एक्सेप्शंस हुआ। और एक्सेप्शंस प्रोविजन पढ़ के ही हम निकालते, प्रोविजो से ही। अच्छा, मैं बता रहा था आपको नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज। नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज का मतलब हुआ कि जब किसी लिखे हुए चीज को कोई दूसरा लिखा हुआ चीज ओवर रूल्ड कर जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल याद दिलाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि मम्मा ने बोला कि आप जो हैं वो 6:30 में आ जाएंगे, पापा ने बोला कि आप जो हैं वो 7 बजे आएंगे। आपने पापा से कहा कि पापा मुझे आज घर 8:30 बजे या 9 बजे आना है, दोस्त का बर्थडे है, लेट आऊंगी। तो आप बोले ठीक है, पापा ने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। तो फिर आप बोलते लेकिन मम्मा ने तो बोला है ये धूम मचा देगी। तो पापा बहुत डरते हुए हिम्मत करके बोले मम्मा की ऐसी की तैसी। ये जो बोले ऐसी की तैसी, ये हुआ नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज। जितने भी क्लॉज लिखे हुए उन सब के पप्पा जी ये क्लॉज हो गए। नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज का मतलब है जो भी क्लॉजेज लिखे उन सब क्लॉज पे क्या होगा? ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो ये क्लॉज अब आप जरा याद कीजिए, इसी से एक क्वेश्चन और भी सॉल्व होगा। चलिए वहां आएंगे तो बात करेंगे, और याद दिलाऊंगा, आपको दिखलाया भी था। अगले क्वेश्चन पे आए,
14th पे आते हैं। 14th फिर यहां से ये स्टार्ट करते हैं। चलिए येलो, मैं एक बार पढ़ देता हूं, भूल गया पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरनल एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्या बोला? इनका कहना बी है। जिन जिन लोगों का कहना बी है वो एक बार हाथ उठाएं। कोई नहीं उठाया, कोई बात नहीं, कोई इनका साथ नहीं दे रहे। तो फिर ए से चलते हैं। ए जिनका आंसर है, कोई नहीं। बी तो हो ही गया। सी, कोई नहीं। इसका तो पूरे के पूरे जनता एक तरफ जाएंगे। डी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी में भी नहीं उठाएंगे? अच्छा उठाए, मुझे तो लगा कि किसी में भी नहीं। तो इसका मतलब सबका कहना डी है, एक छोड़ करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए कि जब आपसे क्या पूछा जा रहा है? इंटरनल। तो सी तो पहले कट कर दिया आपने। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन कहां पे है? रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमिटी। क्यों इसमें कंफ्यूजन हुआ? येलो डर्टी फेलो। अच्छा, लगाइए इनको दो मुक्के दीजिए। कभी भी एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी हमें क्वेश्चन पढ़ना रहेगा हम क्या करेंगे? प्लीज माइंड को ब्लॉक मत कीजिए और ना ही ब्लैंक कीजिए। एक नॉर्मल साइकोलॉजी होता है कि जब भी कोई चीज हमसे पूछा जाता है, हमारा माइंड, हम क्या चाहते हैं वो किसी तरह से ये टल जाए। नो, प्लीज ये हैबिट नहीं रखेंगे। कुछ पढ़ना रहा, चलो कुछ भी टिक मार देते, काम खत्म। बिल्कुल ही नहीं, पूरे शिद्दत से। ठीक है, क्या होगा? उसमें से कोई एक वर्ड हो सकता है जिसका मीनिंग नहीं आ रहा होगा, उस मीनिंग को अपने इंटेलेक्ट से देखेंगे, बाकी चीज तो पढ़ के देखते हैं। बिना घबराए, बिना दिमाग को याद, ये पहले हटाइए। ब्लॉक और ब्लैंक स्टेटस एक माइंड का होता है। अगर आप पढ़ेंगे ना, हैरी लॉरेन की बड़ी अच्छी बुक है इंट्रिकेसी ऑफ माइंड, दिमाग का रहस्य। क्या रहस्य इसमें, कैसे कब क्या सोचता है। वो पेन हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि कहानी ज्यादा हो रहा है, काम पे आते हैं, कुछ भी। पिछले बार भी बहुत लंबा एग्जाम्पल चला था, कोई भी ऐसा चीज है। तो ये सब आपका जो है ये माइंड है जो फट से कह देगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो चीज, बस सामने वाले को पढ़ना आना चाहिए। लैंग्वेज ही तो है। छोटे बच्चे के सामने जाइए और आप उनके लैंग्वेज समझ जाएगा। मेरे सामने आके बोली मारूंगा नहीं, सीधे बोलो क्या चाहिए। तो ऐसे ही सबका लैंग्वेज क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे ही ब्रेन का अलग अलग है। तो इसको कभी भी ब्लॉक और ब्लैंक मत कीजिए। कभी भी कोई भी पूछो क्या होगा, नहीं आता है तो ज्यादा तो बोलेगा नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती खराब कर देगा, यही करेगा ना। अच्छा नहीं लगता इज्जत खराब बोलना। तो बेइज्जती का दो नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो बेइज्जती खराब होगा मतलब इज्जत ही मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए, एकदम पढ़ना ठीक से है, बिना पढ़े कभी भी हमें टिक नहीं लगाना है। चलिए अगला रहेगा रेड एंड ब्लू पे। पहले मैं पढ़ दूं। नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज यूजुअली स्टार्ट विथ द वर्ड। कुछ लोगों ने इसका आंसर अपने मन में तो जरूर बदल लिया होगा। पहले कुछ और था, लेकिन इस पिछले स्टेटमेंट से उनको मदद मिली है, लेकिन कुछ अभी भी उलझे हुए हैं। चलिए आपका जवाब बी। जिनका जिनका कहना बी है हैंड रेज करें प्लीज। ठीक है, मैक्सिमम तो है लेकिन कुछ नहीं भी है। तो फिर करते हैं शुरू से। ए में भी आंसर आए हैं। सी में कोई आंसर नहीं है। डी एक है। अच्छा एक चीज बताइए, अब मैं आपको दोबारा लिए चलता हूं। एक तो पिछला जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे मदद मिली होगी जो बी पे पहुंचे हैं। याद कीजिए मैंने आपको कंपनी लॉ का एक प्रोविजन दिखलाया था। आप कहें सर आप कंपनी लॉ कब पढ़ाने लगे? आता है मुझे भी थोड़ा बहुत, पढ़ाऊंगा भी आपको, देखिएगा जब सेटिंग अप में आएंगे तो देखिएगा मुझे आता है नहीं आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया था और वो बायबैक का प्रोविजन था, याद है आपको? 66, 67, 68 वगैरह जब पढ़ा रहा था, दिखलाया था, तो याद है सेक्शन 67 में लिखा था नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनीवेयर इन दिस एक्ट। सबका बाप हो गया, सबका पप्पा जी नहीं हुआ। क्या बोला? चाहे कहीं कुछ भी क्यों ना लिखा। और उससे ठीक पहले सेक्शन 66 कहता है ए कंपनी कैन नॉट बाय बैक इट्स शेयर बाय इटसेल्फ और
बाय सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी के भी थ्रू बायबैक। उसके बाद वो किस स्टेटमेंट से शुरू था? तो थोड़ा सा तो हम वहां तक जा सकते थे। तो जो भी इस तरह के जो है वो नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज होता है, जो ओवरराइडिंग देता है, उसका मतलब वो सब पे भारी पड़ना है, तो वो किस स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, अब डिपेंड करता है एनीवेयर इन दिस एक्ट लिख रहा है या एनीवेयर इन एनी एक्ट लिख रहा है, ये उसकी मर्जी है, जो रहेगा वो चलेगा। क्लियर है ये? चलिए, हिडन केस डील्स विथ, रुकेंगे, दुबले पतले। एक चीज ये गौर कर रहे हैं, इनको पिछले बार भी जो है वो यही आया था, आपके दिमाग में आप लोग को भी यही आया, इनको दोनों बार ही हिडन ही जो है वो आया है। कहीं हिडन से आपका पुराना रिश्ता नाता कहीं कुछ नहीं ना? पुनर्जन्म कहीं ऐसा तो नहीं कि हिडन ही हमारे सामने आ गए हैं, या उनकी आत्मा तो इसमें नहीं है? इसीलिए कभी कभी कुछ गड़बड़ होता है, मोंजुलिका वाला रोक्तो पान कोरबो। तो हिडन केस डील्स विथ मिसचीफ, ए कह रहे हैं, ये सबका कहना ए है या ए के अलावा भी किन्हीं का कुछ कहना है? सबका यही मानो। चलिए, मिसचीफ रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सटर्नल एड्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैट्यूट? डी, मुझे लगता है ऐसा ही क्वेश्चन पिछले बार आपके पास भी गया था क्या? इंटरप्रिटेशन पे ही ना? क्या बात है। सबका कहना डी है या कुछ और है? डी, सब डी के फेवर में? पक्का? ठीक है। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारे के सारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट? कोई इसमें इंटरनल है कहां? सारा का सारा क्या? एक्सटर्नल। ठीक है, आइए मास्क, आपकी बारी है, मैं पहले रीड कर दूं। When there is consolidation of several previous statutes relating to same subject matter, which with or without alteration of the substance, then such law is known as, अगर लैंग्वेज बदला हुआ है, भले वो पहले था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम क्या करना है? आंसर देना। एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन भी दो बार ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या लिखिएगा? उसका आंसर लिखिएगा या चौधरी बन के आएगा? यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट स्टूपिड पीपल यू आर, यू डोंट टेक केयर व्हाइल मेकिंग द क्वेश्चंस। इतना तमाशा करेंगे या ए बी लिख देंगे? तो इसीलिए यहां पे भी उसी चीज की प्रैक्टिस है। बताइए मास्क, 18 का जवाब डी। जिनका जिनका कहना डी है हैंड रेज कीजिए। चलिए, कोई बाहर नहीं है डी से, सबका डी ही है आंसर, बिल्कुल सही है। ये क्या कहलाया? स्टैट्यूट। देख रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन बस लैंग्वेज को चेंज किया है, गौर कर, उसमें अमेंडमेंट वगैरह सब वर्ड यूज किया था, और अमेंडमेंट वगैरह देने से आप कंफ्यूजन में आए थे। इस बार वो चीज नहीं किया है। तो यही है, दो क्वेश्चन में इंटेंसिटी अलग अलग है क्वेश्चन के हार्डनेस का। 19, according to primary rule, the dash of a statute are to be understood in their natural, ordinary, or popular and grammatical meaning, unless such a construction lead to absurdity or content the object of a statute suggest a different meaning. बताएं, आपका है मरून वगैरह वगैरह। हाँ जी, तो क्या हुआ इसका आंसर? डी। जिनका जिनका कहना डी है हाथ उठाएं। किन्हीं का कोई और आंसर नहीं। वर्ड, फ्रेज, सेंटेंसेस, तो आप क्या कह रहे इसमें? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, किस अकॉर्डिंग? प्राइमरी। ठीक है। 20, आइए, जेब्रा क्रॉसिंग। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या होगा? कौन सा? बी और डी। अब बताइए, बी और डी दोनों जवाब सही है या कुछ और आपका कहना है? सही है। रूल, डैश रूल इज कॉल्ड मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। कौन कौन सा? गोल्डन रूल और रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। चलिए, तो 20। अब आप
20 नहीं, 5 क्वेश्चन और कर ले। हाँ, तो एक काम कीजिए, हमने 20 तक कर लिया है। अब जो हमें एक काम करना रहेगा इसमें वो ये कि हम लोग इसमें जाएंगे लास्ट तक, और उसके बाद एक काम और बचा हुआ रहेगा, वो ये कि ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया 20, 80। अब डिस्क्रिप्टिव में इसमें कहां कहां क्वेश्चन हो सकता है, और चूंकि पूरा चैप्टर खत्म हो गया है तो एक अच्छा मौका वो रहेगा क्या देखने का कि किस तरह के क्वेश्चन का कैसे आंसर किया जाए। क्योंकि जब ये चीज शुरू में बात कर रहे थे तो तुम्हारे पास स्टफ नहीं था, अब तो इसमें बड़े सारे स्टफ है। तो यहां पे डिस्टिंग्यूज करने से लेकर के कमेंट जैसा भी मैं बनाऊंगा, और बड़े सारे टॉपिक यहां पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, डिस्क्राइब, कमेंट, बाकी, और देखेंगे कि किस तरह से पूछे जाने पे सेम ही चीज को कैसे हम क्या करते हैं, बदल के करते हैं। तो ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की जो है वो सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।